So we are starting with GST. Good evening, everyone. So this is the first chapter of 10th Standard ICSE Board. So before starting with GST, I would like to take some previous taxes. Right? तो कहने का मतलब ये है GST इज न्यू, बट GST भी एक टैक्स है. GST इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टैक्स. GST से पहले क्या था? अगर तुम अपने सीनियर्स, घर में जो बड़े भाई बहन होंगे, उनसे अगर पूछोगे तो बताएंगे कि GST उन्होंने अभी सुना है, इससे पहले उन्होंने GST नहीं पढ़ा था. किसी ने या तो वैट पढ़ा होगा या फिर सेल्स टैक्स पढ़ा होगा. तो GST से पहले GST कब आया? सबसे पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था. राइट? सेल्स टैक्स के बाद में आया वैट. वैट आया. वैट क्या था? इसका फुल फॉर्म था वैल्यू एडेड टैक्स. और वैट के बाद में GST आया. अब GST को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी गवर्नमेंट को? ये समझने वाली बात है. पहले तो ये समझ लें सेल्स टैक्स या वैट या GST है क्या एग्जैक्टली. गवर्नमेंट क्यों चार्ज करती है हमसे? ये हमारी मर्जी भैया, हम दें ना दें, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें देना है. वी आर डूइंग इन बिजनेस इन आवर स्टेट और आवर कंट्री, वी हैव टू पे टैक्सेस. अब टैक्सेस क्यों पे करना है वो समझना ज़रूरी है. अगर हम देखें, बिजनेस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, हमें गुड्स जो हम बनाएंगे उनको सप्लाई करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी. कैसे हम गुड्स को सप्लाई करेंगे? हमें कानपुर भेजना है तो कैसे भेजेंगे? अगर प्रॉपर रोड्स नहीं होंगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो फिर कैसे हम फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बनाएंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के? मशीन्स कैसे ऑपरेट होंगी? हमें सैलरीज देनी होंगी. डिफरेंट जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ कहाँ से आए, उनकी एजुकेशन कहाँ हुई. अब हमारे देश में तो गरीबी बहुत है. जो बड़ा तबका है वो एक पॉवर्टी लाइन के नीचे है. उसके लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रखे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है. कहने का मतलब है गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना ही करना है टू रन अ कंट्री. तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास कोई सोर्स होना चाहिए ना. तो गवर्नमेंट के पास में जो पैसा है वो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? मतलब रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है? रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है? तो वही जो सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के, वो हैं टैक्सेस. डिफरेंट टैक्सेस सोर्सेस हुआ करते थे. पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था. तो सेल्स टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी? अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग टैक्स था. हम अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ से बना के गुजरात भेज रहे हैं तो हमें दूसरा टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करना है. हमें अगर हम ये प्रोडक्ट यहाँ पे MP भेज रहे हैं तो हमें एक दूसरे अमाउंट का टैक्स पे करना है. तो हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि हमें अलग अलग टैक्सेस पे करना था. एक बड़ा टेडियस टास्क था. बड़ा मतलब बुक्स मेंटेन करनी थी कि भाई अब टैक्स लगाना है तो माल कहाँ जा रहा है भैया? माल जा रहा है MP, तो कितना टैक्स है MP का? यार इतना लगाना टैक्सेस. तो गवर्नमेंट ने उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया. एक वैट लाए, वैल्यू एडेड टैक्स लाए, जिसने काफ़ी हद तक परेशानियों को कम किया. लेकिन फिर भी वैट के अलावा भी बहुत सारे टैक्स एग्जिस्ट कर रहे थे. जैसे सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, कस्टम ड्यूटी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, एक्साइज ड्यूटी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी. जो वैट था वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था. जो वैट जो वसूलती थी व्यापारियों से या बिजनेसमैन थे, तो वैट जो था स्टेट गवर्नमेंट को जाता था. स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे टैक्सेस भी चार्ज करती, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रोई, चुंगी वगैरह, जैसे हम लोग जाते हैं रोड पे तो रोक के वो वसूलते हैं.
उसको चुंगी बोलते थे, या फिर कह सकते हैं लग्जरी टैक्स हुआ करते थे। तो इन सारे टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस वसूलती थी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, इसको यूनिफॉर्म कर दिया भाई, जीएसटी लाके इसको यूनिफॉर्म कर दिया। जीएसटी से क्या हुआ, अब एक देश एक टैक्स की बात होने लगी। इतने सारे स्टेट्स हैं तो उसमें ये नहीं रह गया कि अब हम अलग अलग चलेंगे, अब एकला चलो वाली कहानी हो गई। अब हर स्टेट जीएसटी चार्ज करती है। हम स्टेट टू स्टेट बिजनेस करेंगे, जिसको इंट्रा स्टेट बोलेंगे, उसमें भी हम जीएसटी चार्ज करेंगे। और हम अगर स्टेट टू अनदर इंटर स्टेट बिजनेस करेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करेंगे, तो भी हम जीएसटी चार्ज करेंगे। बट क्या है, उनके नाम गवर्नमेंट ने डिफरेंट कर दिए। अब जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी जो है, पहले तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। इट्स वेरी कॉमन, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। गुड्स सर्विसेज, और टी स्टैंड्स फॉर टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। अब इसमें अगर हम, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसमें इसको डिवाइड कर दिया। अभी टैक्स एक चार्ज हो रहा है, लेकिन अब डिवाइड कैसे करेगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, आपस में कैसे डिवाइड करेंगे भाई? तो नेचुरल सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी खर्चे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट के काम करती है भाई। स्टेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टेट गवर्नमेंट को देखना है, सेंट्रल के हिस्से में जो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सेंटर को देखना है। तो भाई कैसे डिवाइड करेंगे? तो गवर्नमेंट का ये हुआ कि भाई 50-50 ले लेंगे हम। तो जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक डिवाइड कर दिया गया, इसको कहा कि भाई सीजीएसटी सेंट्रल को जाएगा, ठीक, और ये इसको 1 कह सकते हैं। और दूसरा नंबर था जो एसजीएसटी कहा गया इसे। एसजीएसटी के साथ में एस स्टैंड फॉर स्टेट। अब जीएसटी तो वही है, और इसको यहाँ पे यूजीएसटी भी कहने लगे। यूजीएसटी मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए यूजीएसटी उसको नाम दे दिया। तो ये दो टैक्सेस और डिवाइड हो गए। हाँ, इन टैक्सेस की जब बात करेंगे तो ये टैक्सेस जो हैं हमारे आएंगे इंट्रा स्टेट। जब सेल्स होगी तो इन टैक्सेस की बात होगी, मतलब विद इन स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब पता क्या है? विद इन स्टेट मतलब हमें कोई प्रोडक्ट, हमारी फैक्ट्री है लखनऊ में, हम प्रोडक्ट बना के, हम गुड्स बना के कहाँ भेज रहे हैं? कानपुर भेज रहे हैं, वाराणसी भेज रहे हैं, इलाहाबाद भेज रहे हैं, हम विद इन स्टेट बिजनेस कर रहे हैं। तो हम ये टैक्सेस चार्ज करेंगे, और वो टैक्स जो भी चार्ज करेंगे उसको 50% चला जाएगा सेंटर को, और 50% स्टेट्स के पास रह जाएगा। 10 रुपये का टैक्स लिया है गवर्नमेंट ने, तो 5 रुपये सेंटर के पास है और 5 रुपये स्टेट के पास है। तो इसको तो समझ ही गए होंगे कि भाई ये यस जो है स्टैंड्स फॉर स्टेट, और सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात आती है कि भाई हमें स्टेट में ही तो बिजनेस करना नहीं, हमें स्टेट के बाहर भी बिजनेस करना है। हमें प्रोडक्ट को गुजरात भी भेजना होगा, हमें प्रोडक्ट को मध्य प्रदेश भी भेजना होगा, महाराष्ट्र भी भेजना होगा। उसके लिए एक टैक्स और इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, जिसका नाम उसमें लगा दिया आईजीएसटी। आईजीएसटी, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड ऐड हो गया, और जीएसटी स्टैंड्स फॉर वही हो गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो है जब हम चार्ज करते हैं, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करते हैं, हमने कोई गुड बनाया और हमने गुजरात भेजना है हमें, तो उस पर जो हम चार्ज करेंगे वो हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे आईजीएसटी की जब बात करेंगे तो ये इंटर स्टेट हो जाएगा। इंटर स्टेट मतलब एमंग स्टेट्स। तो ये आईजीएसटी चार्ज करेंगे यहाँ पे हम।
तो कुल मिला के जीएसटी की अगर बात करें हम, तो ये भी एक तरह का टैक्स है, बस इसने रिप्लेस किया पुराने टैक्स सिस्टम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सा और इसको यूनिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और इस टैक्स ने क्या किया, जो बाकी जो टैक्सेस थे, डिफरेंट टैक्सेस थे, उनको ख़त्म कर दिया, उनको अपने आप में समा लिया। जैसे सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी था, एक्साइज ड्यूटी थी, ये सब इसमें स्टेट की बात करें तो भाई एंटरटेनमेंट टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, ऑक्ट्रॉय थी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब एक टैक्स आदमी चार्ज करता है, अब जीएसटी के बारे में सोचना है और उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना। अब जीएसटी में गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्लैब्स बना दिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये जरूर किया कि स्लैब्स बना दिए भाई, कि स्लैब्स क्या गवर्नमेंट ने बना दिए भाई, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स पे एक सा टैक्स नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक जो गरीब आदमी है या मीडियम क्लास आदमी है, लोअर मीडियम क्लास आदमी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टैक्स दे पाना बड़ा मुश्किल है। एक अमीर आदमी, उसके लिए तो कुछ भी टैक्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान रखते हुए स्लैब्स बना दिए कि भाई 0% टैक्स, मतलब कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसके अंडर में जो डेली यूज़ वाले आइटम्स थे, डेली यूज़ में जो आइटम्स यूज़ होते हैं, जैसे आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे खुले वाले जो डेयरी, जैसे दूध हम लेते हैं, दूध पे कोई टैक्स नहीं है। हम पनीर जब खुला लेते हैं, पनीर जब कोई बना के घर से बेचने आ रहा है पनीर, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लेते हैं। कर्ड जो है, जो जमा के हलवाई बेच रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन हाँ, यही चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स जब कोई कंपनी इनको पैक करके बेचती है, जैसे अमूल है, पराग है, मदर डेयरी है, ये सब अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स को क्या करती है, पैक करके बेचती है, तो उस पर 5% का टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने भाई। 5% का टैक्स लगा दिया कि भाई हमने पैक्ड दही लिया अमूल का, अभी देखो ये मस्ती है, छाछ अमूल की है, इस पे 5% का टैक्स है ना। तो इस पे गवर्नमेंट 5% का टैक्स चार्ज करेगी। 5% का स्लैब हो गया, उसके बाद 12% का स्लैब आ गया एक। इससे और इससे जो जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गए, जो डेली हम यूज़ करते हैं, खाने पीने की ज़रूरत वाली चीज़ें हो गई। उसके बाद में हो गया कि भाई ये प्रोडक्ट, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो उतना ज़रूरी नहीं है, उन पे 12% टैक्स ले लिया। जैसे जैसे लग्जरी बढ़ती जगह 18% और लग्जरी आइटम्स हो गए, तो उन पे 18% टैक्स चार्ज कर लिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद 28% हो गया भाई, 28% टैक्स। जैसे कारें हैं, कार हो गई, और जो अपने जो तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गया, सिगरेट हो गई, इनको भी इसको डिमोट करने के लिए कि लोग इनको कम पिएं, लेकिन पीने वाले तो मानते नहीं है ना, तो कितना भी टैक्स देंगे, और इस पे 28% टैक्स हो गया। धीरे धीरे इनमें संशोधन होते गए, जैसे जैसे लोगों ने सजेस्ट किया, धीरे धीरे 44-45 संशोधन हो चुके हैं इस जीएसटी में। धीरे धीरे कंपनी ने 28% टैक्स लगभग ख़त्म है, कुछ आइटम्स पे रह गया, वरना ये 28% वाला टैक्स ख़त्म है। तो मेनली 5% और 12% और 18% वाले स्लैब्स रह गए हैं टैक्सेस के। इन्हीं पे मेनली सारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन्हीं पे अब सेल हो रहे हैं। 28% वाला थोड़ा बहुत ही कम हो गया, एक दो चार प्रोडक्ट्स पे रह गया है। अब इस टैक्स सिस्टम से आज भी जो चीज़ें अलग हैं, पेट्रोलियम को नहीं शामिल किया गवर्नमेंट ने इसमें, पेट्रोलियम को नहीं शामिल किया गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम में। और किसको नहीं शामिल किया? हाँ, लिकर, जिसको दारू, विस्की वगैरह, इसमें भी स्टेट्स को अपने अधिकार हैं, अलग अलग टैक्सेस इस पर हैं, डिफरेंट टैक्सेस हैं, ये भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते। कुल मिला के ये स्लैब्स हो गए। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे इन्हीं पे बेस्ड होंगे कि भाई कोई प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये है और उसको दुकानदार ने बेचना है और उसने 12% टैक्स चार्ज करना है, तो भाई वो कितने का बेचेगा, सेल्स प्राइस क्या होगा। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो होपफुली मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है इसके लिए समझने के लिए। अब
मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। इससे पहले कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें, कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनको और हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। हमें पता होना चाहिए भाई, कीवर्ड्स कुछ होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। वैसे हमने पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में भी कीवर्ड। यहाँ पे हमें डीलर हमारे क्वेश्चंस में आएगा बार बार। डीलर क्या है? डीलर वो आदमी है, वो पर्सन है जो कंपनी और कस्टमर के बीच में काम करता है। भाई कंपनी से प्रोडक्ट लेता है और कस्टमर को बेचता है। होलसेलर की बात होगी तो होलसेलर भी क्या करता है, उसके पास बड़ी सी जगह होती है, वो उसकी दुकान हर जगह नहीं होती, कहीं उसकी दुकान ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसके पास बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ा गोडाउन होता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को रख सकता है, और वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचता है। जो होलसेलर है वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचता, उसके यहाँ से रिटेलर्स ले जाते हैं प्रोडक्ट, या फिर रिटेलर्स के यहाँ वो भेज देता है प्रोडक्ट। रिटेलर हर गली मोहल्ले में है रिटेलर्स की दुकान है, तो वो बेचते हैं। डीलर एक नया नाम आ गया, जैसे कार डीलर्स हैं या फिर आपके पेंट डीलर्स हैं, तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली किसी एक प्रोडक्ट को डील करते हैं और वो डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचते हैं। रिटेलर्स जो हैं डायरेक्टली वो भी कस्टमर्स के टच में होते हैं, कस्टमर्स को ही प्रोडक्ट्स बेचते हैं नॉर्मली। डीलर्स की बात हो गई। अब सीपी हमने पढ़ा हुआ है, सीपी हमने पहले भी पढ़ा होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो हमें लगता है कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस जितने की उसकी कीमत। कोई डीलर कोई प्रोडक्ट को मान लिया 100 रुपये में खरीद रहा है और बेच उसको 120 रुपये में रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 100 रुपये में उसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस उसका क्या हो गया? 120 रुपये। 120 रुपये में बेच रहा, तो 120 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसके बाद में एलपी और एमपी की भी बात होती भाई। तो एलपी स्टैंड फॉर लिस्ट प्राइस, और ये दूसरा क्या है? मार्क प्राइस। तो ये एलपी स्टैंड फॉर लिस्ट प्राइस। अब इसमें देखोगे, हम इसी की अगर बात करें तो इसमें देखेंगे हैं, तो इसमें एक लिस्ट प्राइस होगा, इसमें प्राइस पड़ा होगा। कहाँ पे पड़ा? हाँ, ऊपर देखो लिखा होगा, इसमें लिस्टेड है। अब ये लिस्ट प्राइस को बोलेंगे, कितना पड़ा हुआ है? 60 रुपये, ₹60। दिस इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस, और इसी को मार्क प्राइस भी बोलते हैं। ये दोनों एक चीज़ हो गई, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। अब इसके बाद में आता है सेल्स प्राइस। सेल प्राइस क्या हो गया? एसपी, सेल प्राइस एसपी हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सेल्स प्राइस हो गया जिस पे हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक, इस पे हम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अब बात आती है, इसके बाद में क्या आता है? एक वर्ड और आता है जिससे वी कम अक्रॉस वन मोर वर्ड। व्हाट इज दैट वर्ड? दैट इज योर डिस्काउंट। आजकल, पहले तो डिस्काउंट बड़ा उतना कॉमन नहीं था, हर आदमी नहीं जानता था, लेकिन आजकल तो बच्चे जानते हैं डिस्काउंट को। भैया कौन नहीं जानता डिस्काउंट को? बिना डिस्काउंट के तो दुनिया आगे बढ़नी नहीं है। हर घर से निकलो तो न जाने कितने बोर्ड्स मिल जाएंगे जिन पे डिस्काउंट लिखा होगा, 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चलता है। डिस्काउंट वो छूट है, वो बेनिफिट है कस्टमर का, जो एक डीलर या रिटेलर ऑफर करता है कस्टमर को कि भैया आज 100 रुपए की चीज़ जो थी, आज हम उसको कुछ दिनों के लिए उसको हम 80 रुपए की बेच रहे हैं या 50 रुपए की बेच रहे हैं। तो ये जो 100 रुपए से जो डिफरेंस अमाउंट जो है, या 50 रुपए की कोई चीज़ बेच रहा है, तो 50 रुपए का जो फ़ायदा है, दिस इज़ नोन एज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। 1000 रुपए की कोई चीज़, उसने कहा भाई 20% डिस्काउंट, 20%, 1000 रुपीज़ का 20% कितना हो गया? 200 रुपीज़। मतलब वो चीज़ अब कितने की मिल रही? 800 रुपए की। अब आदमी भाग रहा है, हर आदमी जा रहा है कि हम भी खरीद लें। तो ये डिस्काउंट। अच्छा, एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसमें अगर डिस्काउंट का भी जिक्र है क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले डिस्काउंट को अलग करेंगे। मान लिया किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, कोई शूज़ हैं या कोई प्रोडक्ट है, कोई टीवी है, टीवी की कॉस्ट मान लिया 12,000 रुपये है। अब उसने कहा 12,000 का टीवी भाई हम इस समय दे रहे हैं करीब 20% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो 12,000 में से पहले डिस्काउंट को ख़त्म करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे रुपीज़ के फॉर्म में। 12,000 में से वो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा अब उस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो डिस्काउंट कैन नॉट बी चार्ज्ड ऑन द प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी।
जीएसटी विल बी चार्ज ओनली आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, तो समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं एक तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे और हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इनपुट और आउटपुट जीएसटी की भी बात करेंगे। अभी हम सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं। आउटपुट और इनपुट जीएसटी की बात हम बाद में करेंगे। जैसे कि वैट में भी हमने पढ़ा था इनपुट जीएसटी, थोड़ा सा हम बता देते हैं चलो जीएसटी इनपुट जीएसटी के बाद में बारे में। अब जीएसटी में भी दो चीज़ें हैं, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। तो इसको हम ये लिख लेते हैं, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी मतलब ये है कि बेटर ये इसको हम बाद में ही समझें थोड़ा सा जीएसटी, क्योंकि बड़ा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। अभी हम थोड़ा सा इसी को समझें जीएसटी के, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसको हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंसीडर करेंगे। तो हम इसको अगर हम नाम दे दें जीएसटी टॉपिक पार्ट 1, मतलब इसमें एक लेक्चर हुआ है तो पार्ट 1, इसके बाद में इसमें क्योंकि क्वेश्चंस तो डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम इसमें करेंगे। अभी कुछ सिंपल क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चंस में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया लेट, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस किसी गुड्स का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई? 1200 रुपए दिया हुआ। मार्क प्राइस किसी गुड्स का 1200 रुपए है और कह रहा है डिस्काउंट 20% है। डिस्काउंट 20% है और कह रहा है जीएसटी 18% है। जीएसटी इज इक्वल टू 18%, मतलब एक दुकानदार है, वो 1200 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेच रहा है कस्टमर को, कह रहा कि भाई 20% हम डिस्काउंट पे इसको सेल करेंगे और 18% जीएसटी चार्ज करेंगे। तो कह रहा कि भाई बिल या कस्टमर कितना पेमेंट कितना करेगा, तो बिल कितने का बनेगा, कहने का मतलब ये है बिल कितने का बनेगा। तो इसको करते हैं। मैंने बताया डिस्काउंट पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा, एसपी इज इक्वल टू जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस कितना है भैया? मार्क प्राइस है 1200, ठीक। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट कितना है? 20% ऑफ 1200। इस तरह से निकाल लो या सेपरेटली डिस्काउंट निकाल लो पहले। तो हम एक ही साथ एक ही स्टेप में कर लेते हैं। 1200 20%, परसेंट का मतलब हमेशा याद रखो, परसेंट का मतलब होता है 1/100। इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। ये तो पता ही है 1/100%। का कहीं भी परसेंट लगा हुआ तो उसका मतलब डिनोमिनेटर में 100 आएगा। अगर यहाँ पे 20 लिखा हुआ तो 20/100 हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिखा हुआ तो 10/100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/100 इंटू 1200। दो जीरोस कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका 1200 माइनस 240 आ गया। 240 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया? कितना आएगा? हाँ 960 आएगा। क्यों भाई रुद्राक्ष पांडे? 960 आएगा ना? सही है, बिल्कुल सही है, 960 आएगा। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस, इस पे हमें बेचना है जो सेल प्राइस। अब हम जीएसटी निकाल लेते हैं। जीएसटी कितना आएगा? जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ व्हाट? पहले तो जीएसटी निकाल लें 960, तो यहाँ पे भी परसेंटेज वाला लगेगा 100 इंटू 960। 18% जीएसटी है तो कितना आएगा भाई? रख रहे ये आ गया और 10, इसको मल्टीप्लाई कर लें जरा। 18 और 96 का मल्टीप्लिकेशन करो भाई। 162 178, ठीक है, अपॉन 10। यही है। कितना आया? ज़्यादा आ रहा है? 108 18 162
162 172 आएगा भाई, ये क्या है यार, ओह माय गॉड। एनीवेज परमानेंट मार्कर गलती से यूज़ कर लिया है, गड़बड़ हो गया, परमानेंट मार्कर यूज़ कर लिया, नॉट एन इश्यू। तो हम ये 172 होगा, इसको हम काट देते हैं 1728 अपॉन 10, दिस विल कम आउट 172.8, ये आ गया, ये आ गया। अब जो बिल कितने का बनेगा, बिल अमाउंट जो आएगा दैट विल बी, हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 960 प्लस 172.8, दिस विल कम टू 7 13 13 1 9 10 11.8, ये आया हमारा बिल अमाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट GST, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये गलती भी हो गई है कि परमानेंट मार्कर से पढ़ा दिया है, चलो एनीवे पार्ट 2 में हम और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, चलो।